हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर। आज लेकर आया हूँ 19 मई का करंट अफेयर्स, 19 मई के करंट अफेयर्स कैसे क्या रहेगा सेशन बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट बनता ही है। साथ में ये आपके एसएससी और रेलवे और जिस भी स्टेट लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए आपके खासा इंपॉर्टेंट बनता है। और प्लीज़ व्यूज़ के हिसाब से वीडियो को जज ना कीजिए, वीडियो की क्वालिटी देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप जज कीजिए। और अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। टोटल 15 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। साथ में इसके जो पैरेलल क्वेश्चन पिछले कुछ दिनों में रहे हैं उनको भी साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, इन इंडिया इंटरनेशनल फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 IIICC 2022 वाज हेल्ड एट मुंबई। कुछ दिनों पहले बताया था कि इंडिया पहली बार क्रूज कॉन्फ्रेंस 2020 होस्ट करने जा रहा है। और कहाँ पे होस्ट करने जा रहा है? मुंबई में। तो अभी ये होस्ट हो चुका है। तो आपको बताना है कि इसका मैस्कॉट क्या रहा था। मैस्कॉट रहा था क्रूज कैप्टन क्रूज इसका मैस्कॉट रहा था। तो ये आप याद रखिए, कैप्टन क्रूजो। और ये कहाँ आयोजित हुई है? मुंबई में आयोजित हुई है। और इसे इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया था? इसे इनोग्रेट किया गया था सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। कौन है ये मिनिस्टर है फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो सर्बानंद सोनोवाल ने इसको इनोग्रेट किया था। सर्बानंद सोनोवाल यानी पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री ने क्या अकेले ने इसे इनोग्रेट किया था? नहीं, इसके साथ फिक्की ने भी इसे इनोग्रेट किया था। फिक्की और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज इन दोनों ने मिलकर इसे इनोग्रेट किया था। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया था। साथ में एक और मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व थी। वो कौन सी मिनिस्ट्री थी? टूरिज्म मिनिस्ट्री। टूरिज्म मिनिस्ट्री किसके द्वारा हेड की जाती है? जी किशन रेड्डी के द्वारा। और जी किशन रेड्डी इस समिट को इन्होंने एड्रेस किया था। इस समिट को एड्रेस किसने किया था? जी किशन रेड्डी ने। इनोग्रेट किसने किया था? सर्बानंद सोनोवाल ने और फिक्की ने। फिक्की के चेयरमैन कौन है? फिक्की के चेयरमैन कौन है? हर्षवर्धन नोइटा। ये फिक्की के चेयरमैन है, इतना आप याद रखिए। रिसेंटली मुंबई में और कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, जैसे कि 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स। यह समिट भी कहाँ आयोजित हुई थी? मुंबई में आयोजित हुई थी। और रिसेंटली मुंबई में ही फर्स्ट ऑर्गेनिक बेस्ड ईवी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किया गया था, जो कि ऑर्गेनिक बेस्ड है कम्प्लीटली। तो इतना आप मुंबई के बारे में याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव वॉन BWF वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन थॉमस कप एंड ऊबर कप रेस्पेक्टिवली। किस ने थॉमस कप और ऊबर कप जीता है? तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4। इंडिया ने जीता है थॉमस कप और साउथ कोरिया ने जीता है ऊबर कप। और ये थॉमस कप और ऊबर कप जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थॉमस कप किस गेम से रिलेटेड है? तो आंसर होगा बैडमिंटन से रिलेटेड है। और थॉमस कप और ऊबर कप, जो कि थॉमस कप है मेंस सेक्शन में थॉमस कप और ऊबर कप है वुमेन्स सेक्शन में। तो इतना ही आप इसमें अंतर डिफरेंस याद रखिए। साथ में ही अगर पूछा जाए कि थॉमस कप और ऊबर कप 2022 का एडिशन कहाँ आयोजित हुआ, तो हमारा आंसर होगा बैंकॉक थाईलैंड में ये आयोजित हुआ था। और इंडिया ने पहली बार ये जीता है। और ये 6th कंट्री बन गई है इंडिया जिसने थॉमस कप जीता है। बाकी 5 कंट्री जिन्होंने पहले थॉमस कप जीता था, एक तो इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा जीता है और लगभग 6 टाइम विनर है इंडोनेशिया। साथ में ही एक और कंट्री चाइना, मलेशिया, डेनमार्क, जापान। ये कंट्रीज़ 5 है जिन्होंने थॉमस कप जीता था पहले, और अब इंडिया ने पहली बार जीता है। तो इतना आप याद रखिए। और वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है कोलालमपुर कहाँ पर है? मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर। और इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 5 इंडियन स्टार्टअप्स joins the technology pioneers network 2022. It is the initiative of which of the following organization? टेक्नोलॉजी पायोनियर्स नेटवर्क 2022, इसमें 100 स्टार्टअप्स को इंक्लूड किया गया है। पूरे वर्ल्ड में 100 स्टार्टअप्स को, इस 100 में 5 इंडियन स्टार्टअप्स को इंक्लूड किया गया है। और ये लिस्ट ये बताती है कि जो वर्ल्ड में कितने टॉप 100 स्टार्टअप्स है जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होती है और भी कई सेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है ये लिस्ट, ताकि उन्हें पता चल सके कि टेक्नोलॉजी के मामले में टॉप 100 स्टार्टअप्स कौन कौन से हैं।
तो ये लिस्ट जारी की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, जेनेवा में, और इसकी हर साल मीटिंग होती है डेवोस में, और इसी मीटिंग में ये अभी रिसेंटली हेल्ड हुई थी, इसी में ये नेटवर्क 2022 एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें 100 स्टार्टअप्स को इंक्लूड किया गया है। तो इतना आप याद रखिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक MOU भी साइन किया था, किसके साथ, नीति आयोग के साथ। नीति आयोग के साथ MOU साइन किया था, किस लिए, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस करने के लिए। तो इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली टॉप द फोर्ब्स टॉप 10 लिस्ट। फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट को किसने टॉप किया है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स के मामले में। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट ये है लियोनेल मेसी, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। लियोनेल मेसी ने इस लिस्ट को टॉप किया है और इनकी नेटवर्थ है $130 मिलियन पर ईयर। हर साल इनकी इनकम है $130 मिलियन बिफोर टैक्स। तो इतना याद रखिए, लियोनेल मेसी ने इस लिस्ट को टॉप किया है। सेकंड नंबर पर जो कि किस फील्ड से खिलाड़ी है, ये किस फील्ड के खिलाड़ी है, फुटबॉल से, ये फुटबॉल खेलते हैं। सेकंड नंबर पर है लीब्रॉन जेम्स जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है, ये सेकंड पोजीशन पर है। और थर्ड पोजीशन पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल से ये है। और लियोनेल मेसी कहाँ से, अर्जेंटीना से कौन है, लियोनेल मेसी। और ये खेलते किस क्लब के लिए, किस फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, तो ये खेलते हैं पेरिस जर्मन फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। और इतना आप याद रखिए। और पेरिस जर्मन फुटबॉल क्लब का हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये फ्रांस की क्लब नहीं है, ये एक सेपरेट क्लब है, प्राइवेट। तो इतना आप याद रखिए। और रिसेंटली फोर्ब्स ने एक और लिस्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया की सबसे टॉप कंपनी है। सेकंड नंबर पर है SBI, फोर्थ नंबर पर HDFC और फिफ्थ नंबर पर ICICI। फर्स्ट नंबर पर रिलायंस, सेकंड नंबर पर SBI, थर्ड नंबर पर HDFC एंड फोर्थ नंबर पर ICICI। और इंटरनेशनल लेवल पर 53rd नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड रिसेंटली एज 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC। रिसेंटली 25th CEC किसे अपॉइंट किया गया, तो हमारा आंसर बनता है राजीव कुमार को। राजीव कुमार पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब इन्हें 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है सुशील चंद्रा को इन्होंने रिप्लेस किया है। और सुशील चंद्रा जो कि रिसेंटली 14 मई को रिटायर्ड हो चुके हैं और इनकी जगह अब राजीव कुमार अपॉइंट हो चुके हैं। तो इतना आप याद रखिए, 25th चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बन गए हैं, राजीव कुमार। और रिसेंटली कुछ अपॉइंटमेंट्स न्यूज़ में थे, जैसे कि जनरल मनोज पांडे क्या अपॉइंट हुए हैं, जनरल पांडे, तो ये अपॉइंट हुए हैं आर्मी चीफ किन्हें अपॉइंट किया गया है, मनोज पांडे को। और रिसेंटली यानी गवर्नमेंट के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र किन्हें अपॉइंट किया गया है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, तो अजय कुमार सूद को प्रिंसिपल एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया गया है। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडवाइज़र किसे अपॉइंट किया गया था, तरुण कपूर। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड द गतिशक्ति संचार पोर्टल। गतिशक्ति संचार पोर्टल, संचार से आप गेस कर सकते हैं किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, फॉर द सेंट्रलाइज्ड राइट टू वेब अप्रूवल। फास्ट अप्रूवल्स के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, हेडेड बाय अश्विनी वैष्णव, कॉन्स्टिट्यूएंसी है ओडिशा। अच्छा, ये पोर्टल क्या काम करेगा, ये पोर्टल करेगा जैसे कि कुछ अप्रूवल्स, किसी लाइसेंस, किसी चीज़ के लिए 100 डेज लगते थे पहले, अब इसके बाद लगेंगे 20 से 25 डेज में अप्रूवल मिल जाएगी। ये है संचार गतिशक्ति पोर्टल। और गतिशक्ति संचार पोर्टल ये किसके अंडर काम कर रहा है, ये काम करेगा नेशनल प्राइम मिनिस्टर गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, प्राइम मिनिस्टर गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि जो भी गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स है, गवर्नमेंट्स के जो टारगेट बनाए गए हैं जिन्हें अचीव करना है, जैसे 2030 में कुछ करना है, 2025 तक कुछ करना है, इन अचीवमेंट्स को जल्दी से जल्दी इन्हें अचीव किया जाए। इसी के लिए गतिशक्ति प्रोजेक्ट्स को स्पीडअप दिया जाए, मोमेंटम दिया जाए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया, PM मोदी के द्वारा। और इसी के अंदर लॉन्च किया गया है गतिशक्ति संचार पोर्टल। गतिशक्ति संचार पोर्टल में एक इनिशिएटिव है जिसको प्रमोट करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मकसद है, जैसे कि एक इनिशिएटिव है ब्रॉडबैंड फॉर ऑल।
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ब्रॉडबैंड फॉर ऑल। इसका मकसद है कि हर घर में ब्रॉडबैंड पहुंचाना। किस साल तक? 2025 से पहले पहले 2025 से पहले पहले हर घर में ब्रॉडबैंड पहुंचाना। और इसी को स्पीड अप कौन देगा? गति शक्ति संचार पोर्टल। तो इतना आप याद रखिए। अश्विनी वैष्णव जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, इनके पास और भी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ मिटी इनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये 3 मिनिस्ट्री इनके पास है। तो इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहायन। शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहायन वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो आपको शायद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी गेस करने में। आंसर होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, जिसकी कैपिटल है आबू धाबी। अभी प्रेजेंट में शेख मोहम्मद बिन जयद अल ये लीडर है आबू धाबी के। लीडर मतलब ये इसको जो कंट्रोल करते हैं वो आबू धाबी को कंट्रोल करते हैं और अब यूएई के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और इनसे पहले इनके फादर थे शेख खलीफा बिन जयद अल नहयान इनके फादर थे, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई और उनकी जगह इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। तो इतना आप याद रखिए। यूएई की जो करेंसी है वह है दिरहम यहाँ की करेंसी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विच कंपनी रिसेंटली डिसाइडेड टू बाय अंबुजा सीमेंट एंड इट्स सब्सिडरी एसीसी? अंबुजा सीमेंट की इंडस्ट्री में एक मटेरियल कंपनी है और एसीसी, इन दो कंपनीज को टेक ओवर किस कंपनी ने किया है? $10.5 बिलियन के अमाउंट के लिए। $10.5 बिलियन के लिए आंसर बनेगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने इसे टेक ओवर कर लिया है। और ये कंपनी किसके अंडर थी? पहले ये थी हॉलकिम लिमिटेड के पास। हॉलकिम लिमिटेड के पास ये थी और अभी किसके पास आ गई? अडानी ग्रुप के पास। तो इतना आप याद रखिए। हॉलकिम की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जो कि बिल्डिंग मटेरियल बनाने का काम करती है। इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न, फॉर्मर क्रिकेटर एंड्रयू सेमंड्स रिसेंटली पास्ड अवे, विच कंट्री डज ही बिलोंग्स टू? एंड्रयू सेमंड्स किस कंट्री से थे? तो हमारा आंसर बनेगा ऑस्ट्रेलिया। हालांकि इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम यूके में हुआ था, लेकिन इनकी जो सिटीजनशिप है और जिस देश के लिए खेलते हैं वह है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑलराउंडर थे। ये ना ये क्रिकेट में ऑलराउंडर थे, यानी बॉलर प्लस बैट्समैन। तो ये ऑलराउंडर थे और ये ऑस्ट्रेलिया से थे। इतना आप याद रखिए। और इनका कार एक्सीडेंट में रिसेंटली डेथ हो गई। तो इतना आप याद रखिए। इनका जन्म 1975 मैंने बताया यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। तो इतना आप याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया भी रिसेंटली किस आईसीसी किस रैंकिंग में टॉप किया था? तो टेस्ट रैंकिंग में इन्होंने टॉप किया था। T20 में इंडिया ने टॉप किया था। T20 में इंडिया ने टॉप किया था और ODI में न्यूजीलैंड ने टॉप किया था। तो ये भी आप याद रखिए साथ में। और रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। इसने ने द टाइम हायर एजुकेशन की रिपोर्ट में टॉप किया था और इंडिया की जिस यूनिवर्सिटी ने इस रैंकिंग में टॉप किया था उसका नाम है अमृता विश्वविद्यापीठम। तो इतना आप याद रखिए। रिसेंटली एक प्लेयर है जिन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है क्रिकेट से, किरोन पोलार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जो कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ 2022 दैट वाज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनाइटेड नेशंस ऑन 15 मई 2022। 15 मई को हर साल मनाए जाने वाला ये डे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ की क्या थीम है? हमारा आंसर बनता है फैमिलीज़ एंड अर्बनाइजेशन इसकी थीम है। और ये कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है, 15 मई को मनाया जाता है। इस डे का मकसद है जो भी फैमिलीज़ के जो इश्यूज़ है इनको हाईलाइट करना और इनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, यही इस डे का मकसद है। तो इतना आप याद रखिए। फैमिलीज़ एंड अर्बनाइजेशन इस डे की थीम है। अगला प्रश्न है व्हेन वाज द नेशनल डेंगू डे 2022 ऑब्जर्व्ड? नेशनल डेंगू डे का मकसद है डेंगू जो बीमारी है इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना और ये जो मच्छर के काटने से फैलने वाली ये जो बीमारी है इससे कैसे बचा जा सके, मच्छर जो कि और भी कई इन्फेक्शंस लेकर आते हैं उनसे कैसे बचा जा सके, ये इस डे का मकसद है। और ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल डेंगू डे। इतना आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हेन वाज द वैसाख डे या बुद्ध पूर्णिमा 2022 ऑब्जर्व? बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख डे
कब मनाया गया, 2022 का, क्योंकि ये हर साल अलग अलग दिवस पे मनाया जाता है। तो इस साल बनाया गया 16 मई 2022, 16 मई 2022 को वैसाख डे या बुद्ध पूर्णिमा डे मनाया गया। ये हर साल कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है वैसाख के महीने में। और वैसाख के महीने जब फुल मून होता है वैसाख के महीने में, इसी दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है। ये प्रोबेबली अप्रैल एंड मई महीने में मनाया जाता है। तो इस बार कब मनाया गया है? 16 मई को मनाया गया। और बुद्ध पूर्णिमा बुद्धा, जिसे जो कि बुद्धिज़्म जो रिलीजन है, इसके फाउंडर माने जाते हैं। इनका बचपन का क्या नाम था? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम इनके बचपन का नाम था। तो इनके जन्म दिवस और इनके जो पूर्ण निर्वाण है यानी मृत्यु दिवस है, इनको दोनों को ध्यान में रखते हुए डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेपाली शेरपा हु क्लेम्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द 26th टाइम? ट्रमेंडस मैन। इन्होंने 26वीं बार इस माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है और इनका नाम है कामिरीटा शेरपा, जो कि कहाँ से है? नेपाल से है। और पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले कौन थे? तो सर एडमंड हिलरी इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और इतना आप याद रखिए। और इन्होंने कामिरीटा शेरपा के साथ मिलकर ही इसे फतेह किया था। और रिसेंटली नेपाल न्यूज़ में था, क्योंकि नेपाल की एक जगह है जनकपुर को अभी रामायण सर्किट में इंक्लूड कर लिया गया है। और रामायण सर्किट में जाने वाली ट्रेन का क्या नाम है? भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। अगला प्रश्न, रिसेंटली ऑन 9th May 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट्स टू गोपाल कृष्ण गोखले ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ही वॉज फाउंडर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है? कौन? गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडर है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं के जन्म दिवस को रिसेंटली मनाया गया 9 मई को मनाया गया। तो याद रखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से कहाँ? रत्नागिरी से ये बिलोंग करते थे। अगला और लास्ट प्रश्न, विच स्टेट और यूटी है कम अप विद द स्टार्टअप पॉलिसी के साथ कौन से स्टेट और यूटी आया है, जिसका मकसद है टू सपोर्ट 15,000 स्टार्टअप्स बाय 2030। 15,000 स्टार्टअप्स को 2030 तक सपोर्ट करना, उन्हें उनके अचीवमेंट्स तक पहुंचाना, ये इस पॉलिसी का मकसद है। और इस पॉलिसी को किस स्टेट या यूटी ने लॉन्च किया है? हमारा आंसर बनता है न्यू दिल्ली ने इसे लॉन्च किया है। रिसेंटली कल परसों हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में एक कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था। उस कॉन्क्लेव का मकसद भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना ही था। और इस बार इस पॉलिसी में दिल्ली ने 2030 तक का टारगेट रखा है। तो इतना आप याद रखिए। रिसेंटली एक डायलॉग है जिसका नाम है रायसीना डायलॉग। ये कहाँ आयोजित हुआ? ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था, रायसीना डायलॉग। और जिसका 7th एडिशन ये था। और 7th एडिशन एक और कॉन्फ्रेंस का था, जो कि मुंबई में यहीं दिल्ली में ही आयोजित हुई थी, जिसका एडिशन 7 था। उसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस। इस कॉन्फ्रेंस का नाम था। ये भी न्यू दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज हुई थी। इतना आप याद रखिए। एक एशिया का सबसे बड़ा फेयर यानी फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर, हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आयोजित हुआ था। वो भी न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। आहार 2022 इसका नाम था। तो ये याद रखिए, ये एशिया का सबसे बड़ा फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर था जो न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। तो ये था आज का 19th मई का करंट अफेयर्स। कैसा लगा सेशन? कमेंट करके जरूर बताइए। अब मिलते हैं अगले 20th मई के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए गुड बाय। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए गुड बाय।